हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आत्मनिर्भर संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। और देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके का सबसे सरल और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि राजस्थान का एकीकरण। और एकीकरण वैसे तो सभी को पता ही होना चाहिए कि हमारा जन्म, उद्भव, उत्पत्ति, विकास कैसे हुआ। तो आप हेडिंग डालिए राजस्थान का एकीकरण है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। तो अगर मैं एकीकरण के बारे में जितनी सारी बातें कर सकते हैं तो उतनी हम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये सबसे सरल टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखिए दोस्तों, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, एकीकरण के बिना कोई पेपर ही नहीं बनता है दोस्तों। एकीकरण से तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा। और ये RAS प्री और मेंस में तो एकीकरण से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये RS इंटरव्यू के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रियासतों का विलय किस प्रकार किया गया। तो ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो वास्तव में अगर हम एकीकरण की बात करें तो वास्तव में एकीकरण है क्या? वास्तव में एकीकरण है क्या? जो अभी जो हमारी जो ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, हमारी जो भौगोलिक इकाई है, जो हमारी जो राजनीतिक इकाई के रूप में अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो राजस्थान है, पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। पहले हमारे यहाँ 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। जो 19 रियासतें थी वो अपने आप में एक स्वतंत्र देश हुआ करते थे। इन सभी को मिलाकर, यानी कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, यानी कि इन 23 चीजों को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 19 तो रियासतें आप लिख लेना। एक स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने। ठिकानों की अगर हम बात करें तो लावा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और नीमराणा अलवर, यानी कि 3 ठिकाने थे। इनकी लोकेशन है, लावा हमारे टोंक में पड़ता है, कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो बांसवाड़ा में पड़ता है और नीमराणा हमारे अलवर में पड़ता है। यानी कि 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। वैसे अगर मैं बात करूं तो रियासतें जहां राजाओं का शासन हुआ करता था वो तो हमारी रियासतें कहलाती थी। जहां सामंतों का शासन था वो ठिकाने, और जहां प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन हुआ करता था वो कहलाते थे केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि अजमेर मेरवाड़ा। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये तो जो हम ज्योग्राफी में राजस्थान का नामांकन की जब चर्चा की थी तो उस समय मैंने बता दिया कि जो राजस्थान का जो नाम सर्वप्रथम हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने एक बुक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें हमारे राजस्थान शब्द का जिक्र किया गया है, राजस्थान, राजस्थान। तो उसमें जो राजस्थान जो शब्द है वो राजस्थान में राजाओं का स्थान हुआ करता था, इसलिए इस प्रदेश को राजस्थान कहा गया। और वास्तव में पहले अभी जो राजस्थान है ऐसा राजस्थान नहीं था। पहले हमारे अलग अलग देश हुआ करते थे, रियासतें, अलग अलग संप्रभु देश हुआ करते थे। तो आज का जो हमारा जो राजस्थान है वो उसकी अभी हमारी जो ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, सीमाओं का निर्धारण है, हमारी एक स्थायी सरकार है, हमारी एक स्थायी राजधानी है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और अजमेर मेरवाड़ा की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, जब त्रैन का दूसरा युद्ध हुआ था, सेकंड युद्ध हुआ था त्रैन का, और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो उस समय से कहीं ना कहीं अजमेर उस शक्ति के पास था जहाँ केंद्र में जिस शक्ति का जो अधिकार था उस शक्ति के अंडर में आ गया था लगभग। तो वैसे जब राजस्थान के अंतिम चरण में
और वैसे जब राजस्थान के अंतिम चरण में जब अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया तो इसकी राजधानी को लेकर भी मांग उठी कि अजमेर को राजधानी बनाई जाए, राजधानी बनाई जाए, क्योंकि उस शक्ति ने भी यहाँ उस शक्ति वो जो शक्ति थी केंद्र सरकार में, वो शक्ति भी अजमेर पर नियंत्रण करना चाहती थी, क्योंकि जो हमारा जो अजमेर है वो सेंट्रल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ से पूरे राजस्थान में शासन किया जा सकता था। इसलिए इसे अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारी बात। तो स्वतंत्रता से पहले भारतवर्ष में 562 रियासतें हुआ करती थी दोस्तों, 562 रियासतें हुआ करती थी। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि स्वतंत्रता से पहले भी अंग्रेजों ने कुछ प्रयास किए, भारत की जो रियासतों को मिलाने के कुछ प्रयास किए थे, तो आप कह सकते हो हाँ। जब 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया था, तो उस अधिनियम में साफ साफ कहा गया, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यह सिफारिश की गई कि ब्रिटिश प्रांत, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर एक यूनियन संघ बनाया जाए, यानी कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। और उसमें यह भी कहा गया कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहे तो इस भारतीय संघ में शामिल हो सकती है, और वो चाहे तो वो उनके हिसाब से, अगर वो चाहे तो शामिल भी हो सकती है और चाहे तो नहीं भी हो सकती है, जैसे उनका जी करे वैसे वो कर सकते हैं। तो हमारे रियासतों में राजाओं का शासन हुआ करता था, तो राजाओं की जी में आई नहीं, राजाओं की जी में नहीं आई, तो जो राजस्थान जो 1935 में जो अखिल भारतीय संघ बनाने की जो सिफारिश की गई थी वो फेल हो गई थी, वो प्लानिंग। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1935 में एक अखिल भारतीय संघ बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन रियासतों का विलय नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि राजाओं की अरुचि थी, राजाओं ने इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और इंटरेस्ट लेते भी क्यों? क्योंकि उनका एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, वो क्यों एक यूनियन संघ में शामिल होते? उनका एक अलग से देश हुआ करता था दोस्तों। फिर हमारे 1939 की बात करें तो हमारे एक गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथिगो, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए थे, और उन्होंने राजस्थान वालों से ये भी कहा कि यार विश्व भर में डेमोक्रेसी की मियाद आ रही है, आप अपने छोटे छोटे घर बनाकर कब तक बैठे रहोगे? आप एक बड़ी यूनियन संघ में शामिल हो जाओ यार। तो उनके प्रयास भी असफल हुए थे दोस्तों। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उस समय क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन भी आए हुए थे। मैंने कि ब्रिटिश सरकार के, अगर मैं कहूँ ब्रिटिश सरकार और जो भारत सरकार के जो प्रतिनिधि थे, उनके बीच में ऐसी चर्चा चल रही थी कि यार जो ये रियासतें हैं उनको एक किया जाए और एक यूनियन संघ बना दिया जाए। तो ऐसी चर्चा चल रही थी, तो हमारे राजस्थान वालों को पता चला कि यार केंद्र में तो ऐसी बातें चल रही है। तो हमारे जो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, उनको इन बातों की खबर लगी। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को फटाफट एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में एक सम्मेलन बुलाया, और उस सम्मेलन में ये कहा गया कि राजस्थान, मालवा और गुजरात के राजाओं को उस मीटिंग में बुलाया गया, और ऐसे कहा गया कि हम तीनों एक हो जाएं और हम एक राजस्थान यूनियन बना लें, और फिर जो भी देश बनेगा, भारत और पाकिस्तान, फिर हम उसमें अपने शर्तों के अनुसार मिल जाएंगे कि हमारी ये शर्तें, हमारे को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, हम वो बाद में तय कर लेंगे। तो इस प्रकार की उस समय चर्चा हुई थी। तो उस मीटिंग में 22 राजाओं ने भाग लिया था दोस्तों। कितने राजाओं ने भाग लिया था? 22 राजाओं ने भाग लिया था। तो फिर बाद में राजाओं ने, उस मीटिंग में जो भी राजा सम्मिलित हुए, उन राजाओं ने कहा महाराणा भूपाल सिंह से
कि हाँ यार हम सोच के बता देंगे और फिर हम एक राजस्थान यूनियन बना लेंगे और फिर हम अच्छे से, अगर हमारे को किसी भी देश में अगर मिलना हो, भारत और पाकिस्तान में, हम अपनी शर्तों के साथ उसमें विलय कर लेंगे और हम अच्छे से पार्टिसिपेट कर लेंगे उसमें। तो फिर भूपाल सिंह जी तो उतावले हो रहे थे उसको राजस्थान यूनियन संघ को बनाने के लिए। तो फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने एक संवैधानिक सलाहकार बनाया। महाराणा भूपाल सिंह जी ने एक संवैधानिक सलाहकार बनाया। उनका जो संवैधानिक सलाहकार था वो था के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी। तो उन्होंने भूपाल सिंह जी ने बताया कि यार मैं ऐसा ऐसा हमारा प्लान है और हम एक राजस्थानी यूनियन बनाना चाहते हैं। तो के.एम. मुंशी जी ने कहा कि यार ये तो बहुत शानदार प्लान है, अगर ये प्लान आपका अगर शिक्षित हो जाए तो आप इस राजस्थान यूनियन संघ के सर्वश्रेष्ठ होंगे और सब आपकी बात ही मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार आप एक काम करो, आप संवैधानिक सलाहकार बन जाओ मेरे, और आप एक मीटिंग बुलाओ और फिर से इन राजाओं को सम्मिलित किया जाए। तो 1 साल बाद करीबन 3 मई 1947 को कन्हैयालाल माणक्य के.एम. मुंशी ने कन्हैयालाल माणक्य के.एम. मुंशी जी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में सभी राजाओं ने हाँ तो कर दी, लेकिन जो हमारे जो राजस्थान वाले जो राजा हैं जैसे जयपुर, बीकानेर और मारवाड़ वाले, इन्होंने मना कर दिया कि हम इस राजस्थान यूनियन संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई तो वो मिलना नहीं चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों कारण ये था कि जो राजा हुआ करते थे वो दूसरे राज्य के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। अगर वो राजस्थान यूनियन संघ में शामिल होते तो महाराणा भूपाल सिंह की ज़्यादा चलती और उनकी कम चलती। तो उनका ये मानना था कि हम मेवाड़ वालों के समकक्ष हैं, बरोबर हैं, हम इनके नीचे काम नहीं कर सकते हैं। तो भूपाल सिंह जी का ये प्लान फेल हो गया। अगर आपको पूछ ले, आपको के.एम. मुंशी जी का नाम याद रखना है। अगर आपको पूछ ले कि के.एम. मुंशी किस रियासत के संवैधानिक सलाहकार थे, तो आपको बताना है मेवाड़ रियासत के। और अगर राजा का नाम दे तो आपको बताना है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी के संवैधानिक सलाहकार थे, और ये बहुत बड़े संविधान वेता भी थे दोस्तों। के.एम. मुंशी जी के नाम पर मुझे एक किस्सा भी याद आ गया दोस्तों। आपने नाम सुना होगा प्रेमचंद जी का, तो मुंशी प्रेमचंद जो हमारे भारतीय हिंदी साहित्य के बहुत बड़े इतिहासकार हुए थे। इनके उपन्यास थे गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, अधिगम, और अपने छोटी क्लासों में तो ये पढ़ाई होगा कि बूढ़ी काकी और ईदगाह, इस प्रकार के उपन्यास तो पढ़े ही होंगे दोस्तों आपने। तो इनका वास्तविक नाम की अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद के, तो इनका वास्तविक नाम दोस्तों, वास्तविक नाम तन धन दास था, और यह जसोवतन के नाम से उपन्यास लिखा करते थे। तो अंग्रेजों ने उस उपन्यास को छीन लिया था। तो फिर बाद में कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी यानी कि के.एम. मुंशी और प्रेमचंद जी, इन दोनों ने एक मैगजीन निकालना शुरू की और उस मैगजीन का नाम था हंस। ये दोनों उसके संपादक थे। तो जब वो पत्रिका के नीचे संपादक के रूप में लिखा जाता था कि कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी कोमा प्रेमचंद, तो ये नाम बड़ा हो रहा था। तो इन्होंने शॉर्टकट में लिखना शुरू कर दिया मुंशी कोमा प्रेमचंद। धीरे धीरे कोमा हट गया और वो हो गया मुंशी प्रेमचंद। तो ये मुंशी प्रेमचंद इतना फेमस हो गया नाम कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मैं भारतीय हिंदी का जो साहित्यकार है, मैं उसका आधा नाम बोलूं और आपको पूरा नाम बताना है, मैं बोलूं मुंशी, तो आप फटाफट बता दोगे प्रेमचंद। अगर मैं कहूँ प्रेमचंद, तो यार आप सोचोगे यार प्रेमचंद कौन सा। तो ये दोस्तों मुंशी और प्रेमचंद दोनों अलग अलग हैं। तो ये ऐसे मेरे को किस्सा याद आ गया, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया।
जैसे हम हमारे जो मेवाड़ वाले राजाओं, जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे, उन्होंने तो प्रयास कर लिए, उनका तो राजस्थान यूनियन संघ नहीं बन पाया, वो तो असफल हो गए। इसी प्रकार हमारे जयपुर के आज़ादी के समय राजा हुआ करते थे सवाई मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड यानी कि द्वितीय। सवाई मानसिंह सेकंड के बारे में तो दोस्तों आप जानते होंगे, लगभग जो हमारे जो SMS हॉस्पिटल है जयपुर में, वो इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। हमारे जो SMS स्टेडियम है जयपुर में, वो भी इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। और सवाई मानसिंह पोलो के बेहतरीन प्लेयर थे दोस्तों, और इन्होंने भारत को पोलो का विश्व कप भी जिताकर लेकर आए थे ये। और इनके जो दीवान हुआ करते थे वो थे वीटी कृष्णमाचारी। मानसिंह जी के दीवान थे वीटी कृष्णमाचारी। तो मानसिंह जी ने अपने दीवान वीटी कृष्णमाचारी से कहा कि यार हम भी एक सम्मेलन बुलाएं और जो अलवर और जो करौली है इनको हमारे जयपुर के अंदर मिला ले। इनकी जो नज़र थी वो जयपुर और अलवर पर थी दोस्तों। तो इनके जो प्रयास हैं वो भी असफल हुए, क्योंकि वो अलवर और जो करौली जयपुर में सम्मिलित होने से मना कर दिए थे दोस्तों। और ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है, जो वीटी जो कृष्णमाचारी है वो किस रियासत के दीवान हुआ करते थे, तो वो जयपुर रियासत के दीवान हुआ करते थे, ये भी आपको पता रखना है दोस्तों। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो भीम सिंह जी हमारे कोटा के हुआ करते थे, भीम सिंह जी। तो भीम सिंह जी ने बूंदी और झालावाड़ वालों से जाकर कहा यार हम तीनों छोटे छोटे हैं, हम तीनों मिलके एक हाड़ौती संघ बना लेते हैं। तो बूंदी और झालावाड़ वालों ने भीम सिंह जी से कहा कि हम हाड़ौती संघ तो बना लेंगे, लेकिन इसमें चलेगी किसकी? तो मोटा भाई भीम सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा यार इसमें सोचने की क्या बात है, अगर ये प्लानिंग मेरी है तो इसमें चलेगी तो मेरी। तो बूंदी और झालावाड़ वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम तुम्हारे और हम हमारे, हम तो एक नहीं हो सकते। ये भी प्रोसेस जो भीम सिंह जी ने सोचा उनका भी मामला फेल हो गया। फिर हमारे डोंगरपुर में लक्ष्मण सिंह जी ने भी ऐसे प्रयास किए। उन्होंने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वालों से जाकर कहा कि यार हम तीनों सम्मिलित हो जाएं और एक वागड़ संघ बना लें। तो वही समस्या, तो वो प्लान भी असफल हो गया। और लक्ष्मण सिंह जी के बारे में तो दोस्तों मुझे एक किस्सा याद आ गया, तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। लक्ष्मण सिंह जी तो फिर बाद में राजनीतिक में उतर गए थे दोस्तों, और 1967 के चुनाव में तो ये मुख्यमंत्री के करीब पहुंच गए थे दोस्तों। हमारे जो विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे 1952 में, उस समय राजस्थान में करीबन 160 सीटें थी विधानसभा की, और भारत में सभी जगह कांग्रेस उसमें क्लियर मेजोरिटी लेकर आता था। लेकिन राजस्थान में बहुमत के लिए 81 सीटों की आवश्यकता थी। तो यहाँ कांग्रेस का उतना पड़ला भारी नहीं रहता था दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ हमारा जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ था। ये हमारे बहुत सारी पार्टियां हुआ करती थी, जैसे राम राज्य परिषद है, जनसंघ है, स्वतंत्र पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है और हिंदू महासभा। तो पहले विधानसभा के चुनाव में तो कांग्रेस की 82 सीटें आई थी दोस्तों, और 81 तो मेजोरिटी के लिए, क्लियर बहुमत के लिए 81 सीटों की आवश्यकता थी, और उसमें कांग्रेस की सीटें आई थी 82, यानी कि वो क्लियर मेजोरिटी लेकर नहीं आती थी, लमसम बरोबर। फिर हमारे दूसरे चुनाव हुए थे 1955 में, उसमें विधानसभा की सीटें भी बढ़ गई थी दोस्तों। विधानसभा की जो सीटें हैं करीबन 184 हो गई थी। तो उस समय दूसरे चुनाव में कांग्रेस की सीटें आई थी करीबन 119 के आसपास। फिर जो हमारा जो तीसरा चुनाव हुआ था 1962 में, तो उसमें कांग्रेस की सीटें आई थी 95, और 94 के आसपास हमारा बहुमत, 94 बहुमत क्लियर मेजोरिटी के लिए 94 सीटों की आवश्यकता थी। फिर 1967 में जो चौथे चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की सीटें आई थी 89,
यानी कि क्लियर मेजोरिटी यानी बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए कांग्रेस। तो उस समय स्वतंत्रता पार्टी और जनसंघ पार्टी ने गठबंधन बनाकर लक्ष्मण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने की गुहार लगाई। कहा कि हम तो लक्ष्मण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस समय हमारे जो राजस्थान के राज्यपाल हुआ करते थे वो हुआ करते थे संपूर्णानंद। और अगर हम राज्यपाल की भूमिका की अभी अगर हम बात करें तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिका शुरू से ही विवादास्पद रही है। मुख्यमंत्री की बात राज्यपाल नहीं मानता है। राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री कहे कि फ्लोर टेस्ट बुलाओ, बहुमत हासिल करने के लिए फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता होती है दोस्तों, फ्लोर टेस्ट की मांग उठती है, तो राज्यपाल फ्लोर टेस्ट भी नहीं बुलाता है। तो इस प्रकार की ये जो घटना आज भी है और पहले भी थी। तो संपूर्णानंद ने लक्ष्मण सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो उसमें हमारे जो राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो यहाँ से कुछ एमएलए हमारे सर डॉक्टर जो राष्ट्रपति के पास भी गए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के पास, और वहाँ पर जाकर भी गुहार लगाई कि यार नहीं, लक्ष्मण जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और उस समय हमारी जो पीएम हुआ करती थी वो हुआ करती थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने, और यहाँ हमारे राजस्थान में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया, युवा नेता। तो मोहनलाल सुखाड़िया को इंदिरा गांधी ने कहा कि श्याम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मोहनलाल सुखाड़िया जी आप तो सरकार बनाओ। तो इस प्रकार लक्ष्मण सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और 1967 में दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो उसका जो सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे बड़ा जो रीजन है, वो लक्ष्मण सिंह जी वाला, जो लक्ष्मण सिंह जी को जो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये मैटर था। लोग जयपुर में सड़कों पर उतर गए थे दोस्तों, लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी गई थी, लोगों के गले कट गए, लोगों के कुछ अते पते ही नहीं चले, उनका कोई केस पानडे भी दर्ज नहीं हुआ था दोस्तों। तो लोकतंत्र की हत्या करने में वैसे कांग्रेस पार्टी पहले से बहुत जिम्मेदार है दोस्तों। और आजकल हमारे मोटा भाई ऐसी बातें ज़्यादा करता है, तो कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। तो मोटा भाई मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हमने आपसे सीखा है, आपने पहले बहुत लोगों के गले कटवाए हैं जिनका कोई हत्या पता ही नहीं है दोस्तों। और अगर मैं लक्ष्मण सिंह जी के बारे में बात करूं तो लक्ष्मण सिंह जी बहुत अच्छे शूटर भी थे। हमारे भारत में जब शेर के शिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये शेर का शिकार करते थे दोस्तों। जब भारत में जब शेर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो ये अफ्रीका के जंगलों में जाकर शेर का शिकार किया करते थे। इनका वर्ल्ड गिनीज बुक में भी इनका नाम ऐड है दोस्तों। और अगर मैं कहूँ तो लक्ष्मण सिंह जी क्रिकेट के भी बेहतरीन प्लेयर थे। वैसे क्रिकेट में इनका उतना जिक्र नहीं होता है, लेकिन इनका एक भाई है राज सिंह डोंगर, इनका एक भाई है राज सिंह डोंगरपुर, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अगर मैं कहूँ तो सचिन तेंदुलकर को जो भारतीय क्रिकेट टीम में अगर लाने का श्रेय जाता है तो राज सिंह डोंगरपुर को जाता है। और जो हमारे जो मोहम्मद अजरुद्दीन थे, वो जो कैप्टन इंडियन टीम के, उनको अगर कैप्टन बनाने का अगर श्रेय जाता है तो वो राज सिंह डोंगरपुर को जाता है। और लक्ष्मण सिंह जी का एक और भाई था दोस्तों, नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार जज रह चुके हैं, जैसे अभी हमारे दलवीर भंडारी हैं। और अगर मैं कहूँ तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर मुख्यालय की बात करें तो हैंग नीदरलैंड में है दोस्तों। तो जो लक्ष्मण सिंह जी वाली जो फैमिली है वो शुरू से ही शिक्षित फैमिली है दोस्तों, और प्रत्येक सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है दोस्तों। अगर खेलों की बात आ गई तो मैं आपको 2 बात और बता देता हूं, क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है, स्पोर्ट्स वाले पोर्शन से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। तो हमने पीछे बात की थी भीम सिंह जी की,
तो भीम सिंह जी एक बेहतरीन निशानेबाजी हुआ करते थे, निशानेबाज। तो इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है दोस्तों। और इनकी पुत्री थी भुवनेश्वरी, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। अगर आपको पूछे कि कौन पिता पुत्री का जोड़ा है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, तो आप बता सकते हो कि भीम सिंह और भुवनेश्वरी। इनमें भुवनेश्वरी को पहले मिला था और भीम सिंह जी को बाद में मिला था। और यहाँ से मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारे बीकानेर में राजा हुआ करते थे करणी सिंह, और करणी सिंह की पुत्री थी राज्यश्री, तो इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। पहले करणी सिंह जी को मिला था और बाद में राज्यश्री को मिला था, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। और अगर मैं बात करूं खेलों की दुनिया में, तो खेलों की दुनिया में जो हमारा जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, और उसके बाद में हमारा जो अर्जुन अवार्ड है दोस्तों। तो ये तो हमारी हो गई बात इधर उधर की बातें। और भारत सरकार इन सब की गतिविधियों को देख रहा था। जैसे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया था, वो असफल हो गए। उसी प्रकार सवाई मान सिंह सेकंड थे, वो भी असफल हुए थे। भीम सिंह जी भी असफल हुए थे। जो लक्ष्मण सिंह थे डूंगरपुर के, वो भी असफल हुए थे। तो भारत सरकार इन सब की गतिविधियों को देख रहा था। तो भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय का गठन किया। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय का गठन किया गया, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, और उसका सचिव वीपी मेनन को बनाया। अगर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं तो लोहा पुरुष के नाम से भी जानते हैं इन्हें, यानी कि आयरन मैन। तो आपको पूछ ले कि रियासती सचिवालय का गठन कब हुआ, तो आपको बताना है 5 जुलाई 1947। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। क्योंकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पूरी होम मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे दोस्तों, उनके पास बहुत सारा कामकाज था। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे साथ एक बंदा और जोड़ो जो सचिव के रूप में कार्य करे। तो वीपी मेनन को बाद में जोड़ा गया था दोस्तों। फिर रियासती सचिवालय ने काम करना शुरू कर दिया। तो रियासती सचिवालय ने एक घोषणा की कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख एवं इनकम 1 करोड़ हो, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रह सकती है, यानी कि स्वतंत्र रह सकती है। 10 लाख जनसंख्या और आय 1 करोड़ होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। मेवाड़ 4 रियासतें थी दोस्तों, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। और इस समय रियासतों को मिलाने का काम चल रहा था। हमारे एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ आए हुए थे। उन्होंने 3 जून को एक डिगी बर्ड प्लान दिया था, और उसमें यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन रहे हैं। तो उसी समय जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने 18 जुलाई 1947 को एक भारतीय यानी एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, और धारा 8 के तहत देशी रियासतों से सर्वोच्च सत्ता समाप्त कर दी। कहने का मतलब यह है कि पहले देशी रियासतों यानी कि राजाओं और अंग्रेजों के बीच में संधि हुआ करती थी, और उस संधि में साफ साफ यह लिखा हुआ होता था कि अंग्रेज रियासतों पर नियंत्रण रखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या होगी किसी भी रियासत के राजा के ऊपर, तो उनका नियंत्रण, जो उनका कंट्रोल होगा वो हमारे पास होगा। ये वो पहले जो अधिकार हुआ करते थे, जो भी विदेश नीति हुआ करती थी, वो अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। तो उस स्वतंत्रता अधिनियम में 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया,
और धारा 8 के तहत उनकी जो वो सर्वोच्च सत्ता थी उनको समाप्त कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों के राजाओं से ये कहा कि आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम तुम्हारे और हम हमारे। आज से हम तुमको तलाक 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 बोलते हैं। अगर आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, अगर आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, आप अपनी तरफ से तो स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो दोस्तों। इस प्रकार कहा उस स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में। और अगर हम बात करें तो राजस्थान के एकीकरण में और क्या क्या समस्याएं आ रही थी। एक तो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि सांप्रदायिक विवाद चल रहे थे। पूरे भारतवर्ष में सांप्रदायिक विवाद चल रहे थे धर्म को लेकर, लेकिन हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं था। हमारे धर्म के ऊपर कभी भी सांप्रदायिक विवाद नहीं हुए। केवल अपवाद है भरतपुर और धौलपुर, वो यूपी के टच में थे दोस्तों, तो वहाँ ज़रूर ऐसे सांप्रदायिक विवाद के जो मुद्दे हैं धर्म को लेकर वो वहाँ पर देखे गए थे दोस्तों। तो अलवर और भरतपुर को भारत सरकार में उन्होंने अंडर में ले लिया, वो भारत सरकार के अधीन हो गई थी दोस्तों। फिर अगर हम बात करें दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी एकीकरण के समय, जो हमारे जो बॉर्डर पर जो ज़िले हैं, जो बॉर्डर वाली जो रियासतें, अगर मैं बात करूं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, तो इन रियासतों को मिलाना बहुत ज़रूरी हो गया था दोस्तों, क्योंकि ये सीमाओं पर थी। पहला कारण तो ये जो सीमाओं पर थी उनका अगर मर्ज जल्दी से जल्दी न किया जाए तो वो एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करेगी दोस्तों। जैसे हमारा आज जम्मू कश्मीर है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो पाकिस्तान दावा करता है कि ये हमारा है, और वैसे तो वो भारत का एक अभिन्न अंग है, हमारा एक अभिन्न अंग है दोस्तों। एक वो जो सीमाओं पर जो ज़िले थे, जो रियासतें थी, उनको सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी हो गया था पहले। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी राजस्थान के एकीकरण के अंदर। अगर समस्या की बात करें तो राजाओं की महत्वाकांक्षा, राजा एक दूसरे के नीचे काम नहीं करना चाहते थे, तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी। और अगर मैं बात करूं तो मेवाड़ वालों की, तो मेवाड़ वालों का तो वैसे गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारा 1300 साल का इतिहास है, 734 से बप्पा रावल से लेकर आज तक का हमारा जो 1300 साल का इतिहास है, हम तो न तो भारत में मिलेंगे और न ही पाकिस्तान में मिलेंगे। अगर भारत या पाकिस्तान को अगर किसी को मिलना है तो वो हमारे अंदर आके मिले, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी दोस्तों। तो इतनी समस्याओं के बावजूद भी हमने तो राजस्थान का एकीकरण तो किया। तो राजस्थान के एकीकरण के 7 फेज हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण की। तो राजस्थान का जो एकीकरण का जो पहला चरण है उसका नाम है मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में जो रियासतों को सम्मिलित करके जो मत्स्य संघ बनाया गया था उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक हमारा ठिकाना नीमराणा जो हमारे अलवर में पड़ता है अभी, वो अलवर का ही हिस्सा हुआ करता था। इनको मिलाकर हमारा एक मत्स्य संघ बनाया गया था दोस्तों, जो एकीकरण का हमारा पहला चरण है। अगर मैं अलवर और भरतपुर की बात करूं, अलवर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों एन.बी. खर्रे। एन.बी. खर्रे पर एक आरोप लगाया गया था महात्मा गांधी की हत्या का। देखिए दोस्तों, यहाँ से समझने की कोशिश करना, महात्मा गांधी की जो हत्या के जो मुख्य जो अभियुक्त थे वो तो थे हमारे नाथूराम गोडसे और परचूरी। तो एक सरकारी गवाह बना था इसके महात्मा गांधी की हत्या के केस में, उसका नाम था पन्नालाल। तो पन्नालाल ने सरकारी गवाह के रूप में ये कहा कि एक व्यक्ति ने नाथूराम गोडसे और परचूरे को बी.एन. खर्रे के पास लेकर आया था और यहाँ पर एक मीटिंग यानी कि एक प्लान बनाया गया था महात्मा गांधी की हत्या के बारे में। तो बी.एन. खर्रे को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था और साथ में जो अलवर के जो महाराजा हुआ करते थे उसमें तेज सिंह
उनको भी नज़रबंद किया गया था दोस्तों। अगर आपको पूछ ले कि महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में किस रियासत के राजा को नज़रबंद किया गया था, तो आप बताना अलवर के तेज सिंह को। और इन्होंने जब तक इनकी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाए, जब तक इन्होंने कहा कि आप दिल्ली में ही बैठे रहो, तो लास्ट में इनको निरपराध घोषित किया गया था दोस्तों। तो इसलिए जो अलवर जो रियासत थी वो तो भारत सरकार के अंडर में आ गई। अगर मैं भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर में राजा हुआ करते थे बरजेंद्र सिंह। तो भरतपुर में मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ सांप्रदायिक विवाद चल रहे थे। तो भारत सरकार ने कहा बरजेंद्र सिंह से कि यार आपसे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था आप नहीं संभाल पाते हो। तो बरजेंद्र सिंह ने कहा कि ये लो री आप तो अपने अंडर में कर लो, आप संभाल लो। तो बरजेंद्र सिंह ने तो उन्होंने भारत सरकार के अधीन कर दी थी भरतपुर रियासत को। तो वो वैसे ही भारत सरकार के अंडर में हो गई। और वहाँ पर बाद में आप ये ध्यान रखना कि जैसे वो भारत सरकार के अधीन हो गई थी भरतपुर, तो वहाँ पर एक प्रशासक के रूप में SN सप्रू को भरतपुर रियासत का प्रशासक बनाया गया था दोस्तों बाद में। और बरजेंद्र सिंह पर तो यह आरोप भी लगाया गया था कि 15 अगस्त पर जो झंडारोहण किया जाता है वो झंडारोहण भी नहीं करते थे ये। तो ये भी एक आरोप लगाया गया था इन पर। तो अलवर और भरतपुर तो भारत सरकार के अधीन हो गई थी। और फिर इनके पास में जो छोटी छोटी रियासतें हैं धौलपुर और करौली और एक निमरान ठिकाना, इनको मिलाकर एक हमारा जो पहला चरण मत्स्य संघ बना दिया गया था दोस्तों। और मत्स्य संघ का जो नाम देने वाले थे वो थे KM मुंशी, जिनकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही की है, कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी। उन्होंने कहा कि यार जो ये अलवर वाला जो सेक्टर है ये जनपद काल से यानी ऐतिहासिक काल से एक जनपद रहा है, मत्स्य जनपद रहा है ये सेक्टर। तो इस चरण का नाम मत्स्य चरण ही होना चाहिए, मत्स्य संघ ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था दोस्तों। और नामकरण किसने दिया था? KM मुंशी ने। और यहाँ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई है। पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हमारे यहाँ विराटनगर, जो बेराट जो मत्स्य संघ की राजधानी थी वहाँ पर बिताया था। और बेराट का जो वर्तमान नाम है वो विराटनगर है। और ऐसा भी कहा जाता है कि विराटनगर के राजा हुआ करते थे चित्रा, और उनकी बेटी की शादी हमारे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुई थी। तो इस प्रकार की ऐसी कहानियाँ भी यहाँ पर स्टोरी आती है। तो वो तो वैसे लंबी चौड़ी कहानी हो जाती है, उसके तो वो अभी हम बात नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और फिर कहा कि अब राजधानी कहाँ बनाए, तो कहा यार मत्स्य संघ, अगर नाम अलवर का जो अलवर वाला जो सेक्टर है इसको ही मत्स्य संघ की राजधानी बना दें। तो आपको पूछे कि मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर बनाई गई, तो आपको बताना है अलवर। तो अब उद्घाटन कहाँ करें, तो उद्घाटन की एक समस्या और आ गई। तो हमारे जो सचिवालय थे, जो काम कर रहे थे, जो रियासती सचिवालय और भारत सरकार के एक सचिव हुआ करते थे NV गोडगिल। NV गोडगिल को भारत सरकार के द्वारा आदेश आया कि गोडगिल साहब आप जाओ और भरतपुर के किले में मत्स्य संघ का उद्घाटन कर दो, यानी कि फीता काट के आ जाओ। तो आपको पूछ ले कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया, तो आपको बताना है 18 मार्च 1948 को। और जो उद्घाटन करता थे वो थे NV गोडगिल। और कहाँ किया गया, तो वो बताना आपको भरतपुर में। अब आगे हम बात करते हैं कि अब राज प्रमुख किसे बनाया जाए। तो अलवर के जो राजा हुआ करते थे तेज सिंह, उनको तो नजरबंद कर दिया गया था। अब जो सर्वश्रेष्ठ जो राजा बचे थे हमारे धौलपुर के थे उदयभान सिंह जी। उदयभान सिंह जी के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। उदयभान सिंह जी हमारे वसुंधरा राज्य के ससुर भी हैं और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी ये भाग ले चुके हैं, यानी कि ये वरिष्ठ नेता थे, बड़े नेता थे। इसलिए उदयभान सिंह जी को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों। और उप मत्स्य संघ जो उदयभान सिंह जी वो धौलपुर के थे, और जो उप राज प्रमुख है वो गणेश पाल जी को बनाया गया था दोस्तों। गणेश पाल जी हमारे करौली के हैं। अगर मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हमारे राज्यपाल और उप राज्यपाल के पद हैं,
उसी प्रकार पहले राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के पद हुआ करते थे। फिर हम अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था दोस्तों। जो शोभाराम कुमावत हमारे अलवर के थे, और उप प्रधानमंत्री हमारे जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसे हम राजस्थान पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसे हम कह सकते हैं, उसे हम राजस्थान के नेहरू के नाम से भी जानते हैं। और फिर इनका एक मंत्रिमंडल हुआ करता था। जैसे अभी हमारे वर्तमान में जैसे हमारे राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक मंत्रिमंडल होता है, उसी प्रकार पहले राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और उनका एक मंत्रिमंडल हुआ करता था दोस्तों। और अगर मैं मत्स्य संघ की बात करूं कि मत्स्य संघ की आय कितनी थी, तो मत्स्य संघ की आय करीबन 1.24 करोड़ थी दोस्तों। और मत्स्य संघ की अगर जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो 18,37,000 के आसपास मत्स्य संघ की जनसंख्या थी। और आपने नाम सुना होगा प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स यानी पेंशन, जो राजाओं को जो पेंशन दी जाती है उसे प्रीवी पर्स कहा जाता है। तो राजाओं ने कहा कि यार हम राजाओं के हमारे पद छोड़े हैं, हमने मत्स्य संघ में हम शामिल हुए हैं, तो हमारे को अगर हम पद छोड़ दें तो हमारे को पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो उनको प्रीव्यू पर्स के रूप में यानी पेंशन के रूप में जो अलवर के जो महाराजा थे तेज सिंह, उनको 5,20,000 रुपये की पेंशन दी गई थी। और जो हमारे जो भरतपुर के राजा बरजेंद्र सिंह, उनको 5,02,000 रुपये की पेंशन दी गई थी दोस्तों। और जो हमारे जो धौलपुर के उदयभान सिंह जी, उनको 2,64,000 प्रीव्यू पर्स के रूप में दिया गया था। और जो हमारे करौली के हैं गणेश पाल जी, उनको 1,05,000 रुपये का प्रीव्यू पर्स दिया गया था दोस्तों। वैसे दोस्तों ये प्रीव्यू पर्स वैसे याद हो तो ठीक है, अगर याद ना हो तो भी ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे को प्रत्येक राज्यों का प्रीव्यू पर्स तो याद रहता नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा आज एकीकरण का पहला चरण कंप्लीट हुआ दोस्तों। और जो एकीकरण के 7 चरण है, अब जो आगे के जो चरण है उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, हमने इधर उधर की बातें, काफ़ी सारी बातें की है। तो मैं कल शुरुआत करूंगा राजस्थान के, जैसे मेरे को टाइम मिल जाएगा वैसे ही मैं आपके लिए एकीकरण के दूसरी क्लास लेके आ जाऊंगा। और वैसे हमारी ज्योग्राफी और मैथ तो हमारी कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय आत्मनिर्भर।